हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द चैनल विंग्स ऑफ सिविल्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैनल पे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म? इसकी अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ री इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म। मतलब ये क्लासिकल मार्क्सिज्म की री इंटरप्रिटेशन है। री इंटरप्रिटेशन मतलब कि ये क्लासिकल मार्क्सिज्म को एक मॉडिफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्लासिकल मार्क्सिज्म की डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या है। क्लासिकल मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी किसने दी और वो क्या कहती है। बात करें क्लासिकल मार्क्सिज्म की तो इस आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने दिया। उनके अकॉर्डिंग दुनिया में दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, अमीर और गरीब, और उन दो क्लासेस के बीच में हमेशा स्ट्रगल रहती है, हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, जिसको उन्होंने क्लास स्ट्रगल बोला। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी का एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जिसे उन्होंने बेस बोला। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उस सोसाइटी का मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। और उनके अकॉर्डिंग ये जो बेस है, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये डिसाइड करता है कि उस सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी होगी, वहाँ का लॉ कैसा होगा, वहाँ की एजुकेशन कैसी होगी। ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया। इसे हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट कर लो एक सोसाइटी है और उसमें कैपिटलिस्ट बेस है। कैपिटलिस्ट बेस मतलब कि वहाँ पे मनी इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम को ऑन करते हैं। तो वहाँ का सुपर स्ट्रक्चर भी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वैसा ही होगा। मतलब जो लॉ बनेंगे वो अमीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनेंगे। स्कूल ये सिखाएंगे कि हार्ड वर्क करो, सक्सेस तुम्हारी होगी। मीडिया कैपिटलिस्ट की सक्सेस स्टोरीज बताएगा। रिलीजन बर्दाश्त करना सिखाएगा। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें पता है सबसे पहले सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम था, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम आया और उसके बाद कैपिटलिज्म आई। बात करें अगर हम फ्यूडल सिस्टम की, तो फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और पीजेंट्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वो होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, और पीजेंट्स जो हैं वो उस ज़मीन पे काम करते थे, और वो जो कमाते थे उनमें से भी उनको एज अ टैक्स फ्यूडल लॉर्ड्स को देना पड़ता था। और इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फ्यूडल सिस्टम है, मतलब लैंड है। अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे सुपर स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन एज अ सुपर स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे उस टाइम पे चर्च जो है वो डोमिनेट कर रहा था, चर्च जो है वो पावरफुल था, और चर्च ये सिखाता था कि जो ये सोशल हायरार्की है, जो ये सोशल सिस्टम है, ये जो क्लास सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम की सोसाइटी में, ये डिवाइनली है, मतलब ये गॉड की तरफ से ही है। ठीक। और उनका ये कहना था कि किंग को रूल करने का हक डिवाइन ने दिया है, एक सुपर पावर ने दिया है, मतलब कि गॉड ने दिया है, और लोगों को उस किंग को ओबे करना चाहिए, क्योंकि किंग के पास डिवाइन राइट है रूल करने का, और लोगों का हक बनता है कि वो उसको ओबे करें। इस तरह से जो रिलीजन था उसने फ्यूडल इनइक्वालिटी को, मतलब पीजेंट्स की जो एक्सप्लॉयटेशंस हो रही थी, उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये डिवाइन राइट है, वो उनके पास राइट पहले से प्रेजेंट है, तो आपको उसे ओबे करना चाहिए, आपको उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लॉ एंड मोनार्की की। तो जो लॉ बना उस टाइम पे वो भी फ्यूडल लॉर्ड्स और मोनार्क्स की पावर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बने। ठीक। फिर हम बात करें कल्चर और एजुकेशन की। तो जो एजुकेशन थी उस टाइम पे उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि चर्च जो है वो कंट्रोल कर रहा था, और एजुकेशन सिर्फ इलाइट पीपल तक ही अवेलेबल थी। इलाइट पीपल मतलब मोनार्क्स को और फ्यूडल लॉर्ड्स तक ही अवेलेबल थी। अब जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स के साथ में देखा कि फ्यूडल सिस्टम के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, सुपर स्ट्रक्चर कैसा था, और फिर कैपिटलिज्म के टाइम पे बेस कैसा था और सुपर स्ट्रक्चर कैसा था। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं, और हमें इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने अपनी थ्योरी में बोली है वो है स्ट्रक्चर अवर एजेंसी। स्टेट एक एजेंसी है, और जो स्ट्रक्चर है
वो डिसाइड करता है कि एजेंसी कैसे काम करेगी, एजेंसी का बिहेवियर क्या होगा। स्टेट की चॉइसेस मैटर नहीं करती हैं, मैटर ये करता है कि उसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब अगर कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है तो स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट के फेवर में काम करेगी। इसे एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। लेट कर लेते हैं एक पोर कंट्री है, ठीक है, और वो अमीर होना चाहती है। स्टेट क्या है, एक एजेंसी है, और वो एजेंसी जो है वो अमीर होना चाहती है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है, स्ट्रक्चर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और उसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर ऐसा है जो उसे पोर ही रखेगा। ठीक है, किस तरीके से पोर रखेगा, अनफेयर ट्रेड के ज़रिए, डेब्ट के ज़रिए, या बाकी तरीकों के ज़रिए। इसे हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वटेवर जो भी है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है, और आप या हम एक एजेंसी हैं। ठीक, अब हम एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं अपनी मदर टंग में, लेकिन वो स्ट्रक्चर, वो जो स्कूल है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। ठीक? तो वहाँ पे हमारी चॉइस मैटर नहीं करेगी कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि हमें उसी लैंग्वेज में अपेयर होना पड़ेगा जो वो स्ट्रक्चर, जो वो स्कूल जो है वो दे रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ जो इन्होंने बात करी है अपनी थ्योरी में, वो है कि स्टेट इज़ नॉट ऑटोनोमस। इससे इनका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, बल्कि वो कैपिटलिस्ट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सर्व करती है। वो ऐसे काम करती है जो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है। इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। लेट पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो गवर्नमेंट आम लोगों को रिलीफ देने के बजाय क्या करेगी, कंपनीज़ को सब्सिडी देती है ताकि मार्केट चलता रहे। ठीक, अब इन्होंने तीसरी बात करी है, तीसरी जो बात इन्होंने अपनी थ्योरी में करी है वो है इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर की। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स के मॉडल को ही रिटेन करा है। जैसे कि मार्क्स ने बोला था कि इकोनॉमिक बेस जैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब कैपिटलिस्ट अगर बेस है तो सुपर स्ट्रक्चर भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन इनका ये बोलना है, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म का ये बोलना है कि ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बेस है वो डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेस को अफेक्ट कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक बेस को अफेक्ट कर सकता है, उसको इन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी बोला है। इनके अकॉर्डिंग अगर बेस सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सुपर स्ट्रक्चर भी ये डिसाइड कर सकता है कि बेस कैसा होगा। ठीक है, सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, उन दो हिस्सों में बटी हुई है जहाँ पे इनइक्वालिटी है। लेट एक स्कूल जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है, और सुपर स्ट्रक्चर बेस को कैसे डिफाइन कर सकता है, सुपर स्ट्रक्चर एक स्कूल ये सिखा सकता है कि इक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के चौथे पॉइंट की, वो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, आज के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, सोसाइटी जो है दो हिस्सों में बटी हुई है। ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग। ठीक है, मतलब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ठीक है, और इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। ठीक है, और ये एक इनइक्वालिटी को जन्म दे रही है चीज़। ठीक, वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहाँ पे जो रिच कंट्रीज़ हैं वो और रिच होती जा रही हैं, और जो पोर कंट्रीज़ हैं वो और पोर होती जा रही हैं। और वो उनको पोर करने का तरीके क्या है, अनफेयर ट्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रोल है। ठीक है, पोर कंट्रीज़ को फोर्स किया जा रहा है कि वो उनके साथ ट्रेड किया जाए, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। ठीक, अब पाँचवें नंबर पे जो इन्होंने इस थ्योरी में बात करी है वो करी है कि इम्पीरियलिज्म एंड अनइक्वल एक्सचेंज। इम्पीरियलिज्म से इनका मतलब ये है कि आज के टाइम पे इम्पीरियलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी कंट्री की लैंड को टेक ओवर कर रहे हो, बल्कि आज के टाइम में
इम्पीरियलिज्म का मतलब है कि आप इकोनॉमिक कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आपने इकॉनमी पे कंट्रोल करके रखा हुआ है और आपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को और अंडर डेवलप्ड बना रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ये रिच कंट्रीज़ के टूल हैं, ठीक है। और रिच कंट्रीज़ ने इन टूल्स को इसलिए बनाया हुआ है ताकि उनका स्ट्रक्चरल डोमिनेशन बना रहे, ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस ग्लोबल साउथ के ऊपर बना रहे। ग्लोबल नॉर्थ क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट ने बोला है वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो स्टेट के बारे में नहीं है, ना ही उनकी चॉइसेस के बारे में, बल्कि ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो स्टेट्स से वैसी चीज़ें करवा रहा है। जैसे कि रियलिज्म और आइडियलिज्म ने बोला था कि स्टेट मेन एक्टर है, स्टेट ही कर रही है जो कर रही है, स्टेट ही रिलेशन इस्टेब्लिश कर रही है अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए। लेकिन मार्क्सिस्ट का कहना है कि नहीं, एक और सिस्टम है जिसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं, जो पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा है। उनका ये मानना है कि ठीक है, आप ये चीज़ बोल रहे हो कि स्टेट्स कर रही हैं सब, लेकिन अगर देखा जाए एक पोर कंट्री जो कि पीस चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है डेवलप, क्यों? क्योंकि ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ही ऐसा है जो उसको पोर रख रहा है, उसको डिपेंडेंट रख रहा है। तो कहाँ पे स्टेट की या नेशन की चॉइस मैटर कर रही है? कहाँ पे जैसे एक स्टेट चाह रही है तो कहाँ उसकी चॉइसेस पूरी हो रही हैं? स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो उसको डिपेंडेंट बना रहा है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि एक स्टेट कैसे रहेगी। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो कैपिटलिज्म को सर्व करने के लिए बना है, ना कि जस्टिस को और पीस को, ठीक है। उनका ये मानना है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो पोर कंट्रीज़ के ऊपर अपना डोमिनेशन बना सकें, अपना डोमिनेशन मेंटेन रख सकें। मार्क्सिज्म जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक डोमिनेशन का टूल मानते हैं। उनका ये मानना नहीं है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेशन करा रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रलिटी मेंटेन रख रहे हैं, या फिर वो पोर कंट्रीज़ को डेवलप होने में मदद कर रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि ये पावरफुल स्टेट्स का टूल है ताकि वो अपना डोमिनेशन मेंटेन रख सकें। फिर इन्होंने बात करी स्टेट की, कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, वो ऑटोनॉमस नहीं है, ठीक है, बल्कि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब इवन एक कंट्री जो है वो पोर की मदद करना भी चाहती है, लेकिन वो फिर भी ऐसे डिसीजंस बनाती है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सेफ रखते हैं। लेट कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या करती है? बड़ी बैंक्स को बेल दे देती है, लेकिन कॉमन पीपल को बेल नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बैंक को सेव करने से कैपिटलिस्ट इकॉनमी सेव रहेगी। फिर इन्होंने बात करी डिपेंडेंसी की। इनका ये कहना है कि पोर कंट्रीज़ जो हैं वो रिच कंट्रीज़ पे डिपेंड हैं और वो फ्रीली जो है ख़ुद को डेवलप नहीं कर सकती हैं। स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि पोर कंट्रीज़ को रिच पे डिपेंडेंट रहना ही है। फिर इन्होंने बात करी एक्सप्लॉयटेशन की। इनका कहना है कि ग्लोबल साउथ जो है उसको ग्लोबल नॉर्थ एक्सप्लॉइट कर रहा है। किस तरीके से? चीप लेबर के ज़रिए, ठीक है, रॉ मटेरियल उनसे ले रहा है और उनको कर्जे में डुबा रहा है। फिर इन्होंने बात करी इम्पीरियलिज्म की। इन्होंने बोला कि इम्पीरियलिज्म सिर्फ कॉलोनियल रूल नहीं है जो पहले टाइम में हुआ, आज के टाइम पे भी इम्पीरियलिज्म चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? वो इकोनॉमिक डोमिनेशन से चल रहा है। मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज़ का डोमिनेशन अभी भी है, मेंटेन है वो चीज़, इवन दो कॉलोनीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के थिंकर्स की और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले थिंकर की बात करें तो वो हैं लुइस अल्थसर, ठीक है। इन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिसेस का कंसेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म ने कैसे कंट्रोल मेंटेन करके रखा हुआ है, कि कैपिटलिज्म कैसे कंट्रोल कर रही है सब चीज़ों को, फोर्स के ज़रिए नहीं बल्कि आइडियाज़ के ज़रिए। उन आइडियाज़ के ज़रिए जो स्कूल में सिखाए जाते हैं, जिनको मीडिया पब्लिश कर रहा है, जिनको रिलीजन बता रहा है, ठीक,
वो कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने डोमिनेशन को मेंटेन करने के लिए, बल्कि इन चीज़ों के थ्रू, जो जिनको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जो है अपना डोमिनेशन बनाए हुए हैं। फिर इनका ये कहना है कि ठीक है, इकॉनमी अभी भी सेंट्रल है, इकॉनमी बेस है और वो डिसाइड कर रही है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेस कैसा होगा, ठीक है। जो रिलेटिव ऑटोनॉमी का कंसेप्ट था जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। दूसरे यहाँ पे थिंकर जो हैं वो हैं निकोस पोलेंटजस, ठीक। इनका ये कहना था कि स्टेट इज़ अ मटेरियल कंडेंसेशन ऑफ पावर रिलेशंस बिटवीन क्लासेस, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो लॉज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट की, वो कैपिटलिस्ट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कोई साजिश है ऐसा करने के पीछे, बल्कि इसलिए कि पावर जो है वो ऑलरेडी सोसाइटी में अनइवन है, ठीक है। और डोमिनेशन उसी का होता है जो पावरफुल होता है, ठीक है। इंटरेस्ट उसी के सर्व किए जाते हैं जो पावरफुल होता है। फिर उसके बाद है एम्यूनल वालरस्टीन, ठीक है। एम्यूनल वालरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने कोर की बात की है, सेमी पेरीफेरी की बात की है और पेरीफेरी की बात की है। उसके बाद देखा जाए तो आते हैं रॉबर्ट कॉक्स, ठीक है। रॉबर्ट कॉक्स ने क्रिटिकल थ्योरी दी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये थ्योरी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या है। बात करें स्ट्रेंथ की तो इस थ्योरी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनका जो हिडन मोटिव था, जो हिडन इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, मतलब कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में चाहते क्या है, उस हिडन मोटिव को इसने एक्सपोज करा। इसका ये कहना था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ये थ्योरी हमें ग्लोबल इनइक्वालिटी की और अंडर डेवलपमेंट की एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। मतलब ग्लोबली जो इनइक्वालिटी है, मतलब डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, और अंडर डेवलपमेंट को जो चीज़ें और ज़्यादा पुश दे रही हैं, इस थ्योरी ने उस चीज़ को एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया है। तीसरी चीज़, जो तीसरी स्ट्रेंथ है इस थ्योरी की, वो ये है कि ये डोमेस्टिक क्लास स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके ग्लोबल जो कैपिटलिस्ट डायनामिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। मतलब कि डोमेस्टिक क्लास स्ट्रक्चर से मतलब हुआ कि जैसे ओनर और लेबर के बीच का जो इनइक्वालिटी वाला सिस्टम है, ये उस सिस्टम को अप्लाई करके ग्लोबली जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, उस चीज़ को डिफाइन करती है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की वीकनेसेस की। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की वीकनेसेस क्या हैं। सबसे पहली वीकनेस ये है कि ये एजेंसीज को, मतलब कि स्टेट को, एक्टर्स को जो है उनके रोल को अंडर प्ले कर रही है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि स्टेट और एक्टर्स जो हैं वो सिर्फ पुपेट्स नहीं है, वो कठपुतली नहीं है जो स्ट्रक्चर्स के आगे काम कर रहे हैं, बल्कि उनका भी कुछ रोल है, ठीक है। कुछ चीज़ें वो भी डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरी क्रिटिसिज्म इसकी ये हुई कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरलिस्ट है और डिटर्मिनिस्ट है। मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट से मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा फोकस स्ट्रक्चर्स पे कर रही है। मतलब जो भी रोल है वो स्ट्रक्चर्स का है, स्ट्रक्चर्स ही डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेट का बिहेवियर कैसा होगा, स्टेट किसकी सपोर्ट में काम करेगी, किसकी सपोर्ट में नहीं करेगी, ठीक। और डिटर्मिनिस्ट का मतलब ये हुआ कि इनका ये एक बिलीफ है कि आउटकम्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। मतलब जैसा बेस है वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर बेस पे ही डिपेंड करता है, तो वो फिक्स है। अगर बेस इस किस्म का है तो स्ट्रक्चर इस किस्म का होगा, इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ फिक्स है, और उस चीज़ को स्ट्रक्चर्स जो है डिफाइन करते हैं, ठीक। इनका ये मानना है कि चेंज के लिए कोई जगह ही नहीं है, चॉइसेस के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्रिटिक्स का ये बोलना है कि ये लोगों की एबिलिटी को इग्नोर कर रहा है, लोगों की एबिलिटी रेसिस्ट करने की, लोगों की एबिलिटी रिबेल करने की, लोगों की एबिलिटी चेंज लाने की, ये उस चीज़ को रेसिस्ट कर रहा है कम्प्लीटली। जैसे कि आज तक कितनी रेवोल्यूशन हुई हैं, कितनी लेबर मूवमेंट्स हुई हैं, तो ये उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर रहा है कि
कि चेंजिंग्स आ ही नहीं सकती हैं। बेस ने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। और तीसरी क्रिटिसिज्म इसकी ये है कि ये नॉन इकोनॉमिक डायमेंशंस को इग्नोर कर रहा है, जैसे ये कल्चर के रोल को इग्नोर कर रहा है, ये जेंडर के रोल को इग्नोर कर रहा है, ये इन्वायरमेंट के रोल को इग्नोर कर रहा है। मतलब इन्वायरमेंट का क्या रोल है कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, तो उन चीज़ों को ये इग्नोर कर रहा है कम्प्लीटली। और इस थ्योरी की, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की, अगर हम आज के टाइम में रेलिवेंस देखें तो सबसे पहली रेलिवेंस तो हमें दिखती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, जो कि 2008 में हुआ। ठीक है, उस क्राइसिस के दौरान पे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ जो थी कैपिटलिस्ट सिस्टम की, वो सामने आई। ठीक, दूसरी जो रेलिवेंस है आज के टाइम में वो दिखती है कोविड-19 के टाइम पे। कोविड-19 के टाइम पे अनइक्वल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हुई कोर और पेरीफेरी के बीच में। मतलब जो कोर था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उनको वैक्सीन मिल गई, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो पेरीफेरी था, उसको वैक्सीन नहीं मिली। ठीक है, और ये इस थ्योरी को कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, जो कि इस थ्योरी ने बोला था कि अंडर डेवलप्ड को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है डेवलप्ड के थ्रू। ठीक है, और वो जो इम्पीरियलिज्म है वो कॉलोनीज के ज़रिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी एग्जिस्ट कर रही है। फिर तीसरी चीज़ जो आज के टाइम में इस थ्योरी को डिफाइन करती है वो है डेब्ट क्राइसिस, जो कि ग्लोबल साउथ पे है। ग्लोबल साउथ जो है वो डेब्ट के अंदर दबा हुआ है, ग्लोबल नॉर्थ के डेब्ट के अंदर जो है वो दबा हुआ है, और ये चीज़ जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।